टेम्परेचर। तो आप लोगों ने न्यूज़ में अक्सर ऐसी बातें सुनी होंगी कि आज का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो इतना रहने वाला है और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहने वाला है, राइट? तो वेदर फोरकास्ट में हम कुछ इस तरह की बातें सुनते हैं। तो ये टेम्परेचर होता क्या है? तो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। तो जिस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर है। अब देखो एटमॉस्फेयर किससे बना होता है? एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा था, एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस। तो एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। तो हम एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, बट अभी भी हमें आंसर नहीं मिला कि ये टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर है उसकी कितनी ज्यादा हॉटनेस है, वो कितनी ज्यादा गर्म है, वो कितनी ज्यादा ठंडी है, उसी को हम कहते हैं टेम्परेचर, राइट? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, या फिर यूं कहें एटमॉस्फेयर में एयर जो प्रेजेंट है उसकी हॉटनेस एंड कोल्डनेस सिर्फ और सिर्फ डे एंड नाइट के बीच में ही वेरी नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि डे में बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर अलग है, नाइट में बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब सिर्फ और सिर्फ डे एंड नाइट के बीच में ही टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बल्कि सीजन टू सीजन भी टेम्परेचर चेंज होता है, राइट? कि जैसे हम सर्दी और गर्मी की बात करते हैं, तो सर्दी और गर्मी है क्या? टेम्परेचर ही तो है कि गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सर्दी में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो टेम्परेचर है वो सिर्फ और सिर्फ डे एंड नाइट के बीच में ही चेंज नहीं होता, बल्कि सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। An important factor that influences the distribution of the temperature is insolation. तो एक जगह के टेम्परेचर को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, उनमें से एक है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? इट इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। मतलब कि सूरज से आने वाली जो गर्मी है उसी को हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन। कि अर्थ तक सूरज की कितनी गर्मी पहुंच रही है, दैट इज इंसोलेशन। तो एक अर्थ पे किसी पर्टिकुलर जगह पे सूरज से कितनी गर्मी आ पा रही है, तो उसकी वजह से ही वहां का टेम्परेचर डिसाइड होगा, है ना? अगर सूरज से ज्यादा गर्मी ही नहीं आ पाएगी, ज्यादा हीट, तो जो सोलर एनर्जी है वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो वहां का टेम्परेचर बहुत ठंडा होगा। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो हमें पता है हमारी अर्थ जो है वो कुछ इस तरीके की है, मतलब थोड़ी सी टिल्टेड है, राइट? ये है हमारा एक्सिस और ये है इक्वेटर, राइट? ये है नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल, और ये है मान लो सन, ठीक है? तो ये सन है। अब सन की जो हीट है वो डायरेक्टली इक्वेटर तक पहुंचेगी, ठीक है? बट जब तक वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तक पहुंचेगी, जब तक वो हमारे पोलर रीजन्स तक पहुंचेगी, तब तक वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और यहाँ पे कम एनर्जी पहुंचेगी, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्टली जाएगी। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है सन एंड हमारा जो इक्वेटर है, इस वाले रीजन का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा हीट जो है सूरज से वो कहाँ पे आएगी? इक्वेटर वाले रीजन पे, ठीक है? और जैसे जैसे हम पोल्स वाले तरफ मूव करने लगेंगे, वैसे वैसे सन की जो एनर्जी है वो इनको कम मिलने लगेगी, राइट? तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है, मतलब कि सूरज से आने वाली जो सोलर एनर्जी है, जो हीट है, वो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वो कम होने लगती है। मतलब कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वो कम होगी। मतलब कि हमारे जो पोलर रीजन्स हैं वो कम हीट रिसीव करते हैं, कम इंसोलेशन रिसीव करते हैं। और अगर कम हीट रिसीव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? वहां का टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है? तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो भी कम होने लगेगा। मतलब कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा और फिर जो पोल्स वाले एरिया है, जो पोलर रीजन्स है, वहां पे टेम्परेचर कम रहेगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? तो अब आपको समझ आया कि हमारे जो पोलर रीजन्स हैं वो बर्फ से क्यों घिरे हुए हैं? क्योंकि वहाँ हीट बहुत कम पहुंचती है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ठंडा है, तो इसीलिए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। अब अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि उतने हाई टेम्परेचर में उग ही नहीं पाएंगी। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अ, वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पे उग पाती हैं, वो ठंडे रीजन्स में हो पाती हैं। जैसे कि सेब देखोगे आप, सैफरन, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, तो मतलब हर एक जो क्रॉप होती है वो एक पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर टेम्परेचर में, सनलाइट
आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है, तो वो एक फिक्स्ड कंडीशंस में ही ग्रो कर पाती है। तो अगर किसी जो कोई क्रॉप है और वो बहुत कम टेम्परेचर में उगती है, और अगर आप कोशिश करो कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले एरिया में उगाओ, तो वो उग ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि उग ही नहीं पाएंगी। नाउ द टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। तो हो सकता है आपने भी ये नोटिस किया हो, हमारे जो विलेजेस होती हैं वो थोड़ी ठंडी होती है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। बट हमारी जो सिटीज़ होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। मतलब कि गाँव में देखोगे तो रातें थोड़ी ठंडी होती हैं, और जो सिटीज़ होती हैं उनमें तो रातें भी बहुत गर्म होती हैं। अब ऐसा होता क्यों है? द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एसफाल्ट ऑफ रोड गेट्स हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। तो जो शहरों में कंक्रीट एंड मेटल्स से बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, और रोड्स जो बने होते हैं एसफाल्ट के, ये जो मटेरियल्स हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये दिन में सूरज के गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो अगर आप नंगे पाँव पक्के रोड पे चलने की कोशिश करोगे ना, तो आपके पैर जल जाएंगे। तो जो रोड है, जो कंक्रीट से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं दिन दिन के टाइम में। और रात के टाइम में ये अचानक से ठंडी नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे उस हीट को रिलीज करती हैं। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। मतलब दिन के समय में जो रोड ने, जो बिल्डिंग्स ने हीट एब्जॉर्ब की थी, अब रात को वो उसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं। और इस वजह से नाइट में भी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई ही रहता है सिटीज में। और एक और कारण है जिसकी वजह से सिटीज में टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है विलेजेस के कंपैरिजन। The crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raises the temperature of the city. अब हम देखते हैं कि सिटीज में बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स होती हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स, मतलब बहुत ही कंजस्टेड सा सब कुछ दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। बट और जब आप गांव में देखोगे तो गांव में इतना ज्यादा कंजस्टेड सब कुछ नहीं होता, वहाँ खुला खुला होता है, बहुत दूर दूर घर होते हैं और उतनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती। अब सिटीज में क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वहां पे, तो अब ये बिल्डिंग्स क्या करेंगी, जो दिन के टाइम में जो हॉट एयर है उसको यहाँ पे ट्रैप कर लेंगी। ठीक है, एयर जो है वो इतनी आसानी से इधर उधर मूव नहीं हो पाएगी, और जो हॉट एयर है वो इनके बीच में ट्रैप हो जाएगी। और जब हर तरफ से जो हॉट एयर है वो ट्रैप हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह होने के कारण भी जो टेम्परेचर है सिटीज़ में वो हाई रहता है। अब यहाँ पे कुछ डू यू नो वाले फैक्ट्स दिए हुए हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। मतलब कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है हर चीज़ की, राइट? कि जैसे कि हम टाइम को मेजर करते हैं मिनट्स में, आवर्स में, हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में, तो इसी तरीके से टेम्परेचर को भी हम एक स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करते हैं, और वो है डिग्री सेल्सियस। और ये जो डिग्री सेल्सियस है वो एंड्रेस सेल्सियस के द्वारा इन्वेंट की गई थी, और इन्हीं के नाम से ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो पड़ी। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, तो आप देख सकते हो ये है एंडर्स सेल्सियस। So on the Celsius scales, the water freezes at 0 degree and boils at 100 degrees. तो ये जो स्केल है सेल्सियस वाला, अगर हम उस पे नापें, तो वाटर जो है वो फ्रीज होता है, मतलब कि बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। और मतलब कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा तो पानी जो है वो बर्फ बनने लगेगा। और जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर, तो पानी जो है वो बॉईल करने लगेगा, उबलने लगेगा। Now, you will be surprised to know that the Earth receives only 1 in 200 crore parts of the sun's energy. कि सन की ना बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें पता है, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि सन की जितनी भी एनर्जी है वो सब अर्थ तक आ जाती है? तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कि मान लो हमने सूरज की जो एनर्जी है उसके 200 करोड़ पार्ट कर दिए हैं, अब उसमें से 200 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट जो एनर्जी है सन की वो हमारे अर्थ तक आती है। तो सोच सकते हो कि जो सूरज का टेम्परेचर है, सूरज की जो हीट एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा होगी। और इस सिर्फ एक पार्ट की वजह से ही कभी-कभी हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो सोचो अगर इसका एक और पार्ट भी आ गया ना, तब तो हम यहाँ पे रहने लायक ही नहीं रहेंगे। जो अर्थ है वो एक लिवेबल प्लैनेट ही नहीं बचेगा, राइट? अब यहाँ पे कुछ वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के नेम दिए हुए हैं कि हम किस तरीके से अलग-अलग वेदर फिनोमिनास को मेजर करते हैं। तो थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम किस डिवाइस से नापते हैं, वो है थर्मोमीटर। तो आप जैसे आपको फीवर वगैरह भी होता है तो हम सुनते हैं ना कि थर्मोमीटर से नाप लो कि भाई चेक कर लो कितना फीवर है। तो थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। देन बैरोमीटर, बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है उसको मेजर करता है। देन रेन गॉज मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब आपने सुना होगा कि
एक पर्टिकुलर प्लेस में इतने मिलीमीटर बारिश हुई, है ना? कि इस तरीके से हमने सुना है। अब ये किस तरीके से नापते हैं? किसी प्लेस में मान लो 10 मिलीमीटर बारिश हो रही है या 2 मिलीमीटर बारिश हो रही है, तो ये नपता कैसे है? कैसे नापा जाता है इसको? तो एक रेन गॉज होता है इस तरीके से सिलिंड्रिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बारिश जब होती है तो रख दिया जाता है। उसमें यहाँ पे मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो इसी से बारिश नापी जाती है। जब बारिश होती है तो वो इसमें भर जाता है पानी और फिर जहाँ तक भी वो स्केल पे पहुँचता है तो उसको काउंट कर लिया जाता है कि वो यहाँ पे मतलब इतने मिलीमीटर बारिश हुई है। नाउ विंड वेन जो होता है वो विंड की डायरेक्शन शो करता है कि हवा किस तरफ बह रही है। तो इस सेक्शन में हमने डिटेल में टेम्परेचर के बारे में जाना कि टेम्परेचर आखिरकार होता क्या है। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हवा जो है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर है वो कितनी ठंडी है, वो कितनी गर्म है, उसी को हम कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है? और फिर हमने अभी यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम पढ़े। हमने देखा कि इंसोलेशन क्या होता है और किस तरीके से इंसोलेशन की वजह से एक जगह का टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट होता है। फिर हमने कुछ डू यू नो वाले फैक्ट्स पढ़े कि 200 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट जो सन की एनर्जी है वो हम तक पहुंचती है। फिर हमने देखा कि वाटर की फ्रीजिंग एंड जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या है। और अब नेक्स्ट सेक्शन में इसी तरीके से हम एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे।